जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का फिर हमारा वही टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चंस हम छांट छांट के लेकर आते हैं आपके लिए बढ़िया से। तो चैनल पे तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा परिभाषा है सीखने का पठार, ये हमारा उसी से रिलेटेड है। पठार और सीखने का वक्त इससे संबंधित है। तो सीखने का पठार क्या है? मनुष्य अपने जीवन में अनेक कार्य अथवा विषय सीखता है। भाई अगर जीवन में अगर देखा जाए तो हम सब बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हर एक चीज़ सीखते हैं, किंतु सबके सीखने की गति प्रारंभ से अंत तक एक सी नहीं होती। यानी शुरुआत में हम कहीं हाई लेवल पे सीखते हैं, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर थोड़ा सा हाई हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो मतलब ये कह रहा है कि सीखने की गति एक जैसी नहीं होती। यह गति कभी अधिक हो जाती है और कभी कम हो जाती है, या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। इस सीखने की इस गति को क्या कहते हैं? ग्राफ पर अंकित करने पर एक वक्र रेखा बनती है। अगर इसी गति को हम क्या करें? ग्राफ पर अंकित करें, ग्राफ पर अंकित करें तो एक क्या बन जाएगी? वक्र रेखा बन जाएगी। सीखते समय कभी कभी ऐसा अवस्था आ जाती है जब सीखने में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। यानी ग्राफ हमारा बराबर चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ग्राफ, ठीक है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो अप डाउन हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि ऐसे ऐसे बराबर चल रहा है ग्राफ, तो मतलब स्थिरता आ जाती है, ठीक है। जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता हो तो इस अवस्था को सीखने का पठार कहते हैं। लंबे समय तक ये स्थिरता है तो इसे क्या कहेंगे? हम अधिगम का पठार कहेंगे। अब कुछ वैज्ञानिक उनका मत है, रॉस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। भाई उसकी विशेषता पठार है। भाई सीखना है, कोई चीज़ अधिगम हो रही है तो कहीं बढ़ेगी, कहीं घटेगी, कहीं बढ़ेगी, कहीं घटेगी, कहीं समान रूप से होगी, कहीं जहाँ समान रूप से हो जाएगी लंबे समय तक, उससे क्या कहा जाएगा? पठार कहा जाएगा। या उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी सीखने के पठार की बात कर रहे हैं। स्किनर चाचा के अनुसार कहते हैं पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें उन्नति का बोध होता है, उन्नति का बोध होता है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति आती है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं होती। ये भी पठार के बारे में कह रहे हैं, उन्नति का बोध होता है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसमें कोई भी प्रगति नहीं होती, रुकी रहती है वहीं। रैक्स एवं नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। यानी अगर आप पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में पहुंचे तो वहाँ दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा कि हाँ देखिए नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो वहाँ अधिगम स्लो हो जाता है, रुक जाता है एक हिसाब से देखा जाए तो वो मतलब रैक्स और नाइट है। सोरेशन के अनुसार सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों तक, कुछ सप्ताहों तक, एक महीनों तक रह सकता है। जो पठार है अधिगम में, ठीक है, वो जो कह सकते हैं कि अधिगम में पठार यानी अधिगम में जो रुक गया, एक मिनट, हाँ, अधिगम में जो ठहराव आ गया, वो ठहराव कुछ सप्ताहों तक हो सकता है, कुछ महीनों तक होता था, कुछ दिनों तक भी रह सकता है। यह पठार हो गया। सीखने का वक्र क्या है? सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। भाई सतत जब तक जन्म से लेकर के मृत्यु तक ही चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र हो जाती है तो कभी स्लो हो जाती है, यानी मंद हो जाती है। यह कभी बिल्कुल रुक जाती है या फिर कभी एकदम से वहीं ठप्प हो जाती है। सीखने की उन्नति एवं अवनति को यदि ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो यह एक वक्र रेखा बनाती है। अगर इसी अवनति को या उन्नति को हम ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इस वक्र रेखा को ही सीखने का वक्र अधिगम लर्निंग कर्व कहते हैं, ठीक। अर्थात शिक्षण या सीखने की प्रगति व अवनति को दर्शाने वाली वक्र रेखा को सीखने का वक्र कहा जाता है। जो दर्शाता है वक्र रेखा सीखने की, उसी को क्या कह देते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। स्किनर के अनुसार सीखने की वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गीकरण कागज पर प्रदर्शन है। स्किनर के अनुसार जो सीखने का वक्र है, दी हुई क्रिया में व्यक्ति की जो उन्नति है, उस उन्नति का सब लेखा जोखा, ठीक है, ग्राफ पे अंकित कर दो तो वो कागज पर प्रदर्शन है।
रेनर्स के अनुसार, ठीक है, सीखने का वक्र किसी दी गई क्रिया के आंशिक रूप से सीखने की प्रक्रिया, कोई भी क्रिया दी गई है उसका आंशिक रूप से अगर सीखें उस प्रक्रिया को किसने दिया? रेनर्स ने दिया, ठीक है। गेट्स के अनुसार या फिर इनके साथ कई साथी थे, उनके अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। जो सीखने का वक्र है, तो सीखने का वक्र जो ग्राफ पेपर पे हम दर्शा देते हैं वो सीखने का वक्र है, ठीक। उस क्रिया में होने वाली जो गति होती है या प्रगति होती है उसको व्यक्त करना ही क्या? गेट्स के अनुसार ही माना जाता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक में अर्जित ज्ञान का दूसरी पारिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी एक पारिस्थिति में, एक इकोसिस्टम में ज्ञान ले लिया, दूसरे इकोसिस्टम में उपयोग कर रहे हो तो उसको क्या कहता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने का पठार, सीखने में रुचि। तो भाई एक से दूसरे में जा रहा है तो ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या? ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, जब सीखने में हो रही प्रगति एक ही स्तर पर कुछ समय के लिए रुक जाए तो इस सीखने को क्या कहते हैं? रुक जाए तो अभी आपने क्या पढ़ा? पठार। क्या पढ़ा? पठार। पहला आंसर के साथ सही जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान पठारों का आने का कारण है। पठार क्यों आता है? भाई ये पूछ रहा है सीखने की अनुचित विधि, अगर अनुचित विधि लोगे तभी पठार आएगा। जी हाँ। कार्य की जटिलता, जी हाँ, उसमें भी पठार आ सकता है। शारीरिक सीमा, जी हाँ। पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, जी हाँ, चारों सही है, ठीक है। तो उपयुक्त कथन में सत्य कथन को चुनिए। 1 2 3 वाला सही है या फिर 2 3 4 वाला सही है, 1 2 या लास्ट में हम देखो ये सभी चारों सही है हमारा। निम्न पर विचार कीजिए। किस पे विचार करना? शिक्षण विधि में अंतर, उचित अभिप्रेरणा प्रदान करना, पाठ्य सामग्री का संगठन, उचित अभ्यास। किस पे? उपयुक्त में से किस विधि द्वारा सीखने के दौरान आने वाले पठारों का निराकरण संभव है? अगर पठार का निराकरण करना है तो शिक्षण विधि में अंतर लाओ, जी हाँ सही है। उचित अभिप्रेरणा दो उनको, ठीक है, मोटिवेशन दो, पाठ्य सामग्री का संगठन कर लो, चयन कर लो, उचित अभ्यास करा दो। तो ये हमारे ख्याल से ये चारों सही है। चारों ऑप्शन है कहीं पे? हाँ जी, चारों ऑप्शन ये सभी चारों सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। जी हाँ, ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। किसने कहा था? क्या कथन किसका है? ये कथन अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, रॉस के अनुसार। जब कोई उन्नति नहीं होती है तो वो रॉस के अनुसार ही होता है, उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में से, जो चिंतन होता है संज्ञानात्मक पक्ष में से एक मानसिक क्रिया है। या कथन किसने दिया था? यह कथन भी किसने दिया था? रॉस ने दिया था, ठीक। चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। या कथन किसने दिया था? रॉस चाचा ने दिया था। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है कि अधिगम रुक गया हो। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान का सीमा, ये अधिगम का पठार है, ये अधिगम का पठार है, ये अधिगम का पठार का कारण है, ये अधिगम का पठार का कारण नहीं है। सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसने कहा था? किसी दूसरी वस्तु पर की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना लगा दो पूरा, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित कर दो। ये किसने क्या कहा था? ठीक है, यह कहा था रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने। अगर देखा जाए तो कहीं कहीं आपका क्वेश्चन डम्बिल भी बोला गया है, ठीक है। तो जो आयोग माने, रॉस या डम्बिल जो माने, ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिया। कहीं कहीं की किताबों में डम्बिल का ऑप्शन भी दिया गया है और कहीं कहीं किताबों में रॉस का ऑप्शन भी दिया गया है। पठार सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? विश्राम, बाधा, निराकरण, ये सभी पठार प्रक्रिया के पठार सीखने की प्रक्रिया में क्या? विश्राम, रोक देते हैं, बाधा उत्पन्न कर दे, निराकरण कर देते हैं, ठीक है, ये सभी, ठीक है। राइट आंसर चौथा। निम्न में से पठारों के निराकरण के उपाय हैं? आदत परिवर्तन, ठीक है, उचित अभ्यास, विश्राम, ये सभी, ठीक है। आदत परिवर्तन कर लो, उचित अभ्यास कर लो, ठीक है, और विश्राम, ठीक है, ये सब पठार के निराकरण है। चारों ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाए। शायद ऐसी कोई विधि नहीं है जिसे पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, ये हमारे सोरेनसन ने कहा था, याद रखिएगा। शायद ऐसी कोई विधि नहीं जिस पठारों को समाप्त किया जाए, परंतु उसकी संख्या को, अवधि को कम किया जा सकता है। यह विचार किसने क्या कहा था? सोरेनसन चाचा ने। अभी ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है,
पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ, सोरेनसन, हाँ उन्होंने कहा था, सोरेनसन ने कहा था कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि इसमें पठार को ख़त्म किया जा सके, उसकी अवधि को कम किया जा सकता है। तो पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर जो है शिक्षण या सीखने की प्रगति या अवनति को दर्शाने वाली वक्र रेखा है। ठीक है, क्या है? अधिगम वक्र, अधिगम पठार, अधिगम प्रगति, अधिगम अवनति। सीखने या शिक्षण या सीखने की प्रगति अवनति को दर्शाने वाली वक्र रेखा है, अधिगम वक्र हो जाएगा हमारा राइट आंसर पहला के साथ। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव पूछा है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित रहती नहीं भाई, ये बाहर भी सीमित रहती है, हमारे समाज में भी सीमित रहती है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। जी हाँ, प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है, क्रियाओं में का एक क्रमबद्ध श्रृंखला जिसमें अनुदेशन, अभ्यास आदि सम्मिलित है। जी हाँ, सही है। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मानव व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन है? गलत पहला है, और गलत पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर पहला का साथ जाए। निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं? स्वाच्छेचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। स्वाच्छेचारी नहीं है। ठीक है, खुद की मनमानी नहीं करने देना है, खुद की मनमानी करोगे ठीक है तो नहीं हो, अच्छी बात नहीं है, तो ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण पुनर्बलन का रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? सीधा सीधा पूछ रहा है भाई। तो पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट का सिद्धांत B.F. स्किनर जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य, अच्छा चूहों की बात करें तो कौन से चूहों? व्हाइट कलर के चूहों पर प्रयोग किया था। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के ... को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके ... को उचित दिशा में प्रभावित बनाना है। क्या है? व्यक्तित्व ज्ञान, व्यक्तित्व व्यवहार अधिगम, व्यक्तित्व परीक्षाफल, व्यवहार विद्यालय। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? विद्यार्थी के, ठीक है, व्यक्तित्व या फिर व्यवहार, विद्यार्थी के व्यक्तित्व को उचित दिशा में प्रभावित बनाना। व्यवहार यहाँ होगा, व्यवहार यहाँ पे व्यवहार होगा, अर्थात उसके, ठीक है, ज्ञान या अधिगम या परीक्षाफल विद्यालय, उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावित बनाना है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यवहार रहेगा और यहाँ पे अधिगम रहेगा। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं, ठीक है, जो शिक्षार्थी के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वो हैं क्या? उद्देश्य हैं, अधिगम अनुभव क्रियाएं हैं, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना। उद्देश्य भी ठीक है, अनुभव अधिगम अनुभव क्रियाएं भी ठीक है, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना ठीक है, ये तीनों ठीक है। तो तीनों बिंदु में से ये सभी 4 हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, जी हाँ है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, जी हाँ। दृश्य से अदृश्य की ओर, जी हाँ। निगमन से आगमन, भैया ये गलत हो जाएगा, आगमन से निगमन की ओर होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यही। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? छोटा टीम में बनाकर 2-2 चार्जर की मंडली बना दो, ठीक है, और बच्चों को दे दो कोई शिक्षण पद्धति लेकर के, ठीक। तो उसमें क्या है? प्रतिपुष्टि ठीक है, शिक्षण के योजना बनाना ठीक है, प्रस्ताव करना, क्या चारों में से कौन सा हमारा सही है? प्रथम पद पूछा है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे, ठीक है, योजना प्लान करेंगे तभी हो पाएगा कोई चीज़। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है क्या? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना। अगर आपको रुचि बनाना तो सबसे पहले आप क्या करो? बच्चों से क्या करो? क्वेश्चन पूछो, क्रिएटिव क्वेश्चन पूछो, बच्चे ऑटोमेटिक उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसमें? बाल मनोविज्ञान की, जी हाँ। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, जी हाँ। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की, जी हाँ। तो चारों सही है, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है, आप तो क्या करेंगे बताओ? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ये तो नेगेटिव है। अभिभावक को लिखेंगे, लेखको भाई आ ही नहीं रहा, आप बार बार बुला रहे हो तो लिखने से क्या फ़ायदा? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड नहीं, आप स्वयं उनसे मिलने जाइए भैया, ये आपका काम है, शिक्षक हो तो आपका काम है। जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र पर विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? क्या?
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान और शिक्षण। जी हाँ, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको समावेशी शिक्षा करनी है, समेकित शिक्षा करनी है, ठीक है, तो आपको विशेष बच्चों को पहचानना है और उनके शिक्षण की पहचान करना है, तो पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों के गणित ज्ञान और विज्ञान के भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सब कुछ पढ़ाने की। तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर अगर देखा जाए हमारा, तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका शिक्षक को सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। जब तक आप अच्छे सुलभकर्ता नहीं बनोगे तो बच्चा कहाँ से सीख पाएगा भाई। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, यानी उदाहरण से नियम की ओर बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो उदाहरण से नियम की ओर हमारा निगमन विधि है या आगमन विधि है, पहले ये बताइए। हाँ, तो उदाहरण से नियम की ओर हमारा क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि, तो आगमन विधि इसमें ढूंढो, हाँ है आगमन विधि, सेकेंड आंसर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? पृष्ठपोषण, शिक्षण, पुनः शिक्षण, पाठ योजना, सामाजिक अंतःक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण में मैंने बताया छोटी छोटी मंडली बनाकर उनको शिक्षा दी जाती है, ठीक, छोटे छोटे वर्ग पे दी जाती है। तो ये पृष्ठपोषण ठीक है, पुनः पोषण ठीक है, पाठ नियोजन ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया ये मतलब बृहद पे चला जाएगा, बड़े स्तर पे शिक्षण हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो नहीं पूछा है तो हमारा सामाजिक अंतःक्रिया होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। जी हाँ, तो ये सभी राइट आंसर हमारा चौथा के साथ जाएगा। किसी भी विषय से संबंधित नियम से पहले उदाहरण प्रस्तुत करना किस पद्धति का? पहले नियम से पहले उदाहरण, तो उदाहरण से नियम की ओर क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? आगमन विधि हमारा हो जाएगा। और नियम से उदाहरण की ओर अगर चला जाएगा तो निगमन विधि। तो ये पूछ रहा है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना फिर नियम प्रस्तुत करना, ठीक है, नियम से पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, तो आगमन विधि। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करना किस सिद्धांत के? सेल्फ मोटिवेशन। भाई सेल्फ मोटिवेशन क्या है? परस्पर सिद्धांत नहीं, अभ्यास का सिद्धांत नहीं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जी हाँ, अभिप्रेरणा का सिद्धांत थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।